हेलो गाइज, मैं करण चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपेक्स क्लासेस के अंदर। और आज जो बच्चों अपन बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल के क्लास 6 का जो पेपर है 2020 का 20 का, इसकी अपन आज बात करने वाले हैं कि जो आपका रीजनिंग का जो पेपर आने वाला है, रीजनिंग के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको पता होगा जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन होता है आपका 2 नंबर का और आपकी जो रीजनिंग आती है वो आती है 50 नंबर की। तो ये जो 25 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, किस टाइप के आते हैं, किस पैटर्न का आता है, किस लेवल का आता है, ठीक है, इसे आपको पता चलेगा आप जब 2021 का जब एग्जाम देने जाओगे तब। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं इस पेपर को सॉल्व करके देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है, किस लेवल के क्वेश्चन है। इससे आपको पता चलेगा जो रीजनिंग का लेवल आएगा, रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं आज अपन इस चैप्टर की। तो देखो, ये जो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है आपको देखने से ऐसा पता चल रहा है कि ये जो अपना क्वेश्चन है वो ऐसा लग रहा है आपको कहीं कोडिंग डिकोडिंग का तो क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो देखो ये आपका क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग से आपको नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन को पढ़ो, यहां पर देखो केटल के बराबर आपको एक वर्ड दे रखा है, वो वर्ड दिया है हर्ड। ठीक है, अब आपको पूछा है कि शिप के बराबर क्या वर्ड आएगा। ठीक है, इसने ये दे दिया है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या होगा। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन निकल के आए वो का वो रिलेशन आप किसके साथ में निकालोगे, इस शिप के साथ में निकालोगे। आपके पास में जो पेपर आएगा वो बाईलैंग्वेज आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा। तो अपन भी दोनों लैंग्वेज के अंदर बात करेंगे। यहाँ पर हिंदी भी लिखी हुई है और यहाँ पर इंग्लिश भी लिखी हुई है, लेकिन रीजनिंग के अंदर हिंदी इंग्लिश से इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका। ठीक है, चलो अब ध्यान दो, इनके बीच में आप रिलेशन क्या निकालोगे। तो देखो केटल का मतलब क्या होता है, जानवर, पशु की बात कर रहा है। ठीक है, और यहां पर देखो यहां पर एक देर का है हर्ड, तो इनका रिलेशन ये हुआ। इसका मतलब होता है कि एक जो जानवरों का, जो पशुओं का एक जो ग्रुप होता है, जो एक समूह होता है, उसको कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जानवर है इनका ये क्या है, एक ग्रुप है, मतलब इनका ये क्या बना रखा है, समूह बना रखा है। इसी प्रकार यहां पर देखो, यहां पर आपको एक वर्ड दे रखा शिप। शिप किसको कहते हैं, भेड़ को। जो भेड़ का जो समूह होगा, भेड़ है, गोट्स है, जो भी है जानवर होगा, उसका जो ग्रुप होगा उसको क्या कहेंगे अपन, ये कहेंगे अपन फ्लॉक। ठीक है, चाहे भेड़ का समूह हो चाहे बकरी का समूह हो, इन दोनों को क्या कहेंगे अपन, फ्लॉक कहेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा था फ्लॉक, आपका यही क्या है, आंसर है। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था बिल्कुल आपका क्वेश्चन आसान था। थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि इंग्लिश आपके सिलेबस के अंदर है, इंग्लिश भी आनी चाहिए आपको, कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन आ चुका है आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था एनालॉजी का और सेकंड नंबर क्वेश्चन एनालॉजी नाम का जो टॉपिक है रीजनिंग में, वहां से पूछा गया है। यहां पर देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 7 के बराबर आपको दे रखा है 56 और उसके बाद में आपको पूछा है कि 9 के जो आगे वाली वैल्यू आएगी वो क्या वैल्यू निकालोगे आप। तो देखो सामने, अब आपको ये लॉजिक लगाना है कि 7 के बीच में और इस 56 के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या आएगा। ठीक है, तो देखो आप रिलेशन कैसे निकाल पाओगे। अब आपको दिमाग में ऐसा सोचना है कि हम इस 7 का क्या करें ताकि आपका आंसर 56 आ जाए, क्योंकि ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कभी कभार हार्ड आता है, कभी स्कोर होता है, कभी क्यूब होता है, कभी स्कोर में से घटाते हैं, कभी क्यूब में से घटाते हैं। ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, आपको पता नहीं तो ये 7 का क्यूब है, नहीं ये 7 का स्कोर है। 7 का जो स्कोर करते हैं अपन वो भी 49 होता है, तो न तो ये स्कोर है न ये क्यूब है। अब आपको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई करें ताकि आपका आंसर 56 आ जाए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये तो दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा भी कर सकता है। तो देखो अब आपको क्या करना है, 7 का मल्टीप्लाई करो 8 से, क्या अब आपका 56 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसका मतलब आपने जो लॉजिक लगाया वो लॉजिक क्या लगाया है कि 7 का मल्टीप्लाई करा आपने 8 से, तो आपका ये आंसर आ चुका है। ठीक है, इसी प्रकार अब देखो, अब आपको क्या करना है, 9 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 8 से करोगे, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, आंसर आ जाएगा आपका 72। ये आपका क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। यही आपको लॉजिक लगाना है, इसके अलावा आपको कोई लॉजिक लगा के नहीं देखना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका 72, करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन के अंदर आपका ये आंसर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। यहां पर देखो, यहां आपको जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको इसके अंदर ऐसा कोई लॉजिक लगा के देखना है कि इनके बीच में क्या सीरीज बन रही है, ये आगे से आगे कितने कितने अक्षर जुड़ते हुए जा रहे हैं, ताकि अपन यहां वाली जो वैल्यू है उसको भी अपन निकाल पाए। क्या लॉजिक लगाए ऐसा अपन, ये अपन को सोचना पड़ेगा। एग्जाम वाले इतना ही लिख के देंगे आपको
कि नीचे आपको एक क्या दे रखी है, श्रृंखला दे रखी है, सीरीज दे रखी है, तो अगला जो अक्षर आएगा यहां पर वो अक्षर आपका क्या होगा, नंबर क्या होगा। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखो जो फर्स्ट दो क्वेश्चन थे वो एनालॉजी के क्वेश्चन थे, और ये थर्ड नंबर क्वेश्चन बात कर रहे हैं अपन यहां पर सीरीज की बात कर रहे हैं। तो अब यहां पर एक लॉजिक लगा के देखो, इनके बीच में देखो कभी सीरीज के अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई भी होता है, स्क्वायर भी होता है, क्यूब भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन यहां पर अपन ऐसा क्या लॉजिक लगाए ताकि अपना आंसर आ जाए। ठीक है, तो ध्यान दो आप, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है 5 के बीच में और 11 के बीच में, तो क्या 6 का डिफरेंस है कि नहीं है, तो अपन कहेंगे 6 का डिफरेंस आ रहा है। आगे भी डिफरेंस निकाल के देखते हैं, 11 के बीच में और 17 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, फिर से डिफरेंस कितने का आया है, 6 का आया है। ठीक है, और 17 के और 23 के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो फिर से डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का। तो इसका मतलब अपन को साफ साफ ये पता चल रहा है कि जो इनके बीच में बच्चों जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने कितने का आ रहा है, 6 6 6। तो अब आगे वाला भी डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 6 का। तो एक काम करो, इसके अंदर जब आप 6 जोड़ दोगे तो क्या 29 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब इनका भी डिफरेंस निकाल लो, ये भी कितना आ जाएगा, 6, राइट। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आया वो आंसर आया है 29। ये 29 ही आपका क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। कहीं ये ऑप्शन के अंदर मिलेगा आपको 29। आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, आपका करेक्ट आंसर आ चुका, बी ऑप्शन एकदम क्या है, करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन की। तो यहां पर देखो यहां पर देखो आपका जो रीजनिंग का जो पार्ट है वो कुछ पार्ट आता है वर्बल से और कुछ पार्ट आता है नॉन वर्बल से। नॉन वर्बल का मतलब होगा डायग्राम वाले जितने भी टॉपिक है वो सारे के सारे टॉपिक आते हैं नॉन वर्बल के अंदर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके नॉन वर्बल से पूछा गया। नॉन वर्बल के आपके पास में काफी सारे क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। जितने भी नॉन वर्बल के क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन आप राइट करके आओगे, क्योंकि सबसे आसान होती है नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल के अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्वेश्चन को समझना पड़ता है, लॉजिक लगाने पड़ते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन को पढ़ो। एक यहां पर जो पेपर है वो कैसा पेपर है, पारदर्शी पेपर है। ठीक है, पारदर्शी का मतलब आर पार दिख रहा है, इधर का इधर, इधर का इधर। ठीक है, यहां पर कह रहा है एक्स नाम की एक आकृति बनी है। चेक करो, एक्स नाम की आकृति बनी, मतलब ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है कि आकृति को बिंदु रेखा के आधार पर मोड़ा गया है। ये जो बिंदु है ना, ये लगे है, इस आधार पर इस पेपर को क्या करा गया है, मोड़ा गया है। तो अब ये पूछ रहा है वह दिए गए बस किस विकल्प आकृति ए बी सी और डी के समान होगी। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, ये सेकंड नंबर ऑप्शन है, ये थर्ड नंबर ऑप्शन है और ये 4th नंबर ऑप्शन है। और ये जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है पेपर फोल्डिंग कटिंग से, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो क्या करना है, इन्होंने कहा था कि ये जो हमने बिंदु लगाई है, लाइन लगाई है, इसके ऊपर इन्होंने क्या करा है, मोड़ना है। तो देखो ये जो डॉट लगा रखे हैं ना, किसकी बात कर रहा है ये डॉट की बात कर रहा है। डॉट वाली जो लाइन है इसके ऊपर से आपको क्या करना है, मोड़ना है डॉट वाली लाइन। ठीक है, बिंदु रेखा जहां पर बिंदु लगा रखे हैं ये, यहां से आपको इस पेपर को फोल्ड करना है। और फोल्ड किस साइड में करना, देखो दोनों साइड में फोल्ड करा जा सकता है। ये जो डॉट लगे हुए हैं यहां पर लाइन है, ये या तो इस पेपर को इधर पलटोगे और या इस पेपर को इधर की तरफ फोल्ड करोगे। अब किस साइड में फोल्ड करना है ये आपको किसने कहा, आप इस साइड में फोल्ड करोगे या इस साइड में फोल्ड करोगे। ये देखो सारे के सारे ऑप्शन बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं, ऑप्शन। देखो इस पेपर को किस साइड में फोल्ड करा है, इस पेपर को इन्होंने इस साइड में, इसको भी इस साइड, इसको भी इस साइड, सारे के सारे एक ही साइड में फोल्ड हो रहे हैं। तो इस पेपर को आप यहां से उठाओगे और यहां से उठाकर इधर फोल्ड कर दोगे। ठीक है, और पेपर कैसा है, पारदर्शी पेपर है, आर पार दिखेगा पेपर में। जब आप इस साइड में फोल्ड करोगे तो देखो जो ही आप इस पेपर को इधर फोल्ड करोगे, ये लाइन है, तो इसको फोल्ड करोगे, क्या ये लाइन इसके ऊपर आएगी कि नहीं आएगी। आप ही सोचो, इस पेपर को जो ही आप इधर फोल्ड करोगे तो ये जो लाइन इधर दे रखी है, क्या ये लाइन इस प्रकार से आएगी कि नहीं आएगी, ऐसे। तो अब आपको जो आकृति दिखेगी वो आकृति इधर वाली आकृति तो दिखेगी नहीं, आकृति दिखेगी बस आपको ये किस ऑप्शन के अंदर आपको आकृति दिखाई दे रही है, वही आपका एकदम क्या होगा, करेक्ट आंसर है। अब देखो आपका ऐसा कौन सा ऑप्शन है, वो ऐसा आपके पास में ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं है, आपके पास में ऑप्शन आया, वो ऑप्शन आया डी ऑप्शन। ठीक है, आप क्या होगे, इधर वाला दिख रहा है, इधर वाला तो डॉट दिख रहा है। डॉट का मतलब क्या, इधर वाली आकृति को आपने इधर फोल्ड कर दिया, जो ही आपने इस लाइन को फोल्ड करा तो ये लाइन ऐसे क्रॉस में आ गई, और दोनों लाइनें कैसे मिलेगी, क्रॉस के अंदर मिल जाएगी। तो आपका राइट ऑप्शन हुआ, वो राइट ऑप्शन हुआ है डी। कुछ नहीं करना था, इस पेपर को यहां से उठाकर इधर आपको फोल्ड करना था। इसी को कहते हैं पेपर को फोल्ड करना। यही एक टॉपिक है जिसको कहते हैं पेपर को फोल्ड, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। कटिंग का ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन था फोल्डिंग का। राइट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहां पर देखो, यहां पर यह कह रहा है कि आपको ऐसा एक वर्ड चूज करना है जो ओड लगता हो, विषम लगता हो।
क्या लगता है, विषम। तो देखो यहां पर आपको जो वर्ड दे रखे हैं, कितने वर्ड दे रखे हैं, आपको 4 नाम दे रखे हैं। चारों नामों के अंदर आपको क्या करना है कि उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्द के समूह से मेल नहीं खाता होगा। क्या कह रहा है, मेल नहीं खाता। इसके कहने का मतलब यह हुआ कि आपके पास में हमने 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शनों में से 3 ऑप्शनों का एक ग्रुप बनेगा, एक समूह बनेगा, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका किसी प्रकार से ग्रुप नहीं बनता, मतलब इनके साथ में ये मैच नहीं खाएगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब आपको लिखने से तो ऐसा पता चल रहा होगा कि क्या पता ये क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया होगा, क्या पता हम इसके साथ में क्या करें, प्लस माइनस करके देखें कि यहां पर ए क्या हो रहा है, यहां पर देखो बी से ए हो रहा है, तो आप क्या होगे, 1 माइनस हो रहा है, लेकिन ये 11 पर है, ये 1 पर है, अब क्या होगा, यहां पर 10 जुड़ रहा है, ये कितने पर है, 11 पर, ये कितने पर है, 5 पर। तो ऐसे कोई सीरीज बन नहीं रही है, आपको पता है पहले 1 आया था, फिर 10 आया था, फिर 5 आ जाएगा आपके पास में, ऐसी कोई सीरीज नहीं बन रही है। तो अब इनको पढ़ो, क्या कह रहा है, ये देखो पहला वर्ड आपको दे रखा है बेक, ठीक है। अब देखो अगला क्या दे रखा है, पील, फिर क्या दिया है, फ्राई, और फिर क्या दिया है, रोस्ट। इनका मीनिंग समझना पड़ेगा आपको, ये क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो बेक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पकाना, ठीक है। अब देखो इस पील का मतलब क्या होता है, किसी वो होता है ना छिलका उतारना, ठीक है। अब देखो फ्राई का मतलब क्या होता है, एक तरह से जैसे अपन दाल फ्राई करते हैं, सब्जी फ्राई करते हैं, तो एक तरह से क्या हुआ, ये भी पकाना ही हुआ। और रोस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को भूना, जैसे मूंगफली है, चने हैं, उनको भुना जाता है, इनकी बात कर रहा है। तो देखो इन तीनों का मतलब एक जैसा है, बेक की बात करें या फ्राई की बात करें या रोस्ट की बात करें, इन तीनों का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को पकाना है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, छिलका उतारना, ठीक है। जैसे आप कोई फल फ्रूट खाते हो उसका छिलका उतारते हो, तो इसका मतलब पील का मतलब क्या हुआ, छिलका उतारना। देखो इसका मतलब है छिलका उतारना, इन तीनों का मतलब क्या हुआ, पकाना हो गया, ठीक है। बेक का मतलब पकाना होता, फ्राई का मतलब किसी चीज को फ्राई करो, मतलब एक हिसाब से आप पका भी रहे हो। और इसी प्रकार एक वर्ड दिया है रोस्ट, इसका मतलब क्या होता है, रोस्ट का मतलब होता है भूनना, किसी चीज को भूनोगे, चीने हैं, मूंगफली है, ये है, इनको भूनते हैं ना, इसका मतलब क्या हो रही है, वो पका भी रहे हैं। मूंगफली को जैसे वो गर्म करते हैं तो वो क्या हो रही है, मूंगफली भी पक रही है। तो इन सब का एक मतलब है और इसका एक मतलब नहीं है, ये आपको अलग लग रहा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है, आंसर क्या है आपका, बी ऑप्शन, राइट। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको, वेन डायग्राम नाम का एक क्वेश्चन है। यहां पर लॉजिक लगाना पड़ता है कि क्या लॉजिक लगाएं ताकि आपका इनमें से आंसर मिलेगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन आपके पास में डायग्राम बने हुए दिख रहे होंगे आपको। देखो फर्स्ट वाला ये डायग्राम है, एक डायग्राम है, इसके ऊपर एक गोला बनाया और एक साइड में बनाया है, ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चन दे रखा वो दे रखा है इंडिया है, हरियाणा है और वर्ल्ड की बात कर रहा है। इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है आपको पता होगा। एक क्या है, भारत इंडिया की बात कर रहा है, इंडिया आप जानते हो, हरियाणा की बात हो रही है, इसको आप जानते होंगे, वर्ल्ड की बात कर रही है, इसको आप जानते होंगे, ठीक है। तो मैं एक लॉजिक लगाऊं। अब देखो इसको, लॉजिक अपना यह कहता है कि जो हरियाणा आता है वो हरियाणा ये जो हरियाणा आता है वो हरियाणा किसके अंदर आता है। तो देखो एक गोला बनाते हैं अपन, एच का मतलब समझोगे हरियाणा, ये हरियाणा होता है, ये किसके अंदर आता है, ये आता है भारत के अंदर। और भारत किसके अंदर आएगा, ये भारत आएगा विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। क्या ऐसा आपका डायग्राम बिल्कुल एकदम करेक्ट है कि नहीं है। और ऐसा जो डायग्राम है वो किस ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन के अंदर। ये बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन था, आपको ही पता है हरियाणा किसके अंदर आता है, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर आता है। और हरियाणा और भारत दोनों किसके अंदर आते हैं, वर्ल्ड के अंदर आते हैं, विश्व के अंदर आते हैं। तो ये इसका जो ऐसा ऑप्शन और ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपका, डी ऑप्शन। यहां पर इस टाइप के जो क्वेश्चन करने के लिए आपके पास में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जीके का, ईके का, इन सारी चीजों का, तभी ऐसे क्वेश्चन अपन कर पाते हैं। ये तो सरल क्वेश्चन है, कभी कभार इसे हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिर से पहले जैसा एक क्वेश्चन आ चुका है। इसके अंदर एक चीज क्या है आपके पास में, ओड होगी, और 3 चीजें क्या होगी आपके पास में, एक जैसी होगी। 3 चीजें क्या होगी, एक जैसी होगी। तो देखो 3 आपको वर्ड दे रखे हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर लॉजिक क्या लगते हैं, कभी कभार तो लॉजिक ऐसे भी लगते हैं, ठीक है। जैसे ये ओरियन दे रखा है, इसके अंदर अपन कहेंगे ओ कितने पर आता है, 15 पर, आर 18 पर आता है, आई 9 पर आता है, फिर ये 15 पर आएगा, फिर ये 14 पर आएगा। एक लॉजिक तो ऐसे भी लगते हैं कि ये 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनके अंदर एक सीरीज बनेगी, और एक ऑप्शन ऐसा होगा उसके अंदर कोई उटपटांग या अलग सीरीज बनेगी, वो ग्रुप के अंदर नहीं आएगा। यदि अपन यहां पर देखते हैं तो देखो यहां पर प्लस कितने हो रहे हैं, तो अपन कह सकते हैं यहां पर 3 प्लस हो रहे हैं। और यहां पर यदि बात करें आई 9 पर है, फिर से माइनस कितना हो गया, 9, फिर यहां पर देखो
कोई सीरीज बन ही नहीं रही है। कभी 1 जुड़ रहा है, कभी 9 जुड़ रहा है, कभी 3 जुड़ रहा है, कोई किसी प्रकार की सीरीज नहीं बन रही है। तो आपने सुना होगा आपकी जो राशि होती है ना, कोई कहते हैं मेरी मिथुन राशि है, कोई कहते हैं मरक राशि है, ये सिंह राशि है, जो भी है, ठीक है। अब अपन अखबार में राशियां देखते हैं, कभी आज अच्छी राशि है, एक बुरी राशि है, जानते हो ना आप। हाँ, तो ये तो देखो 3 आपको राशियों के नाम दे रखे हैं, और एक ओरियन, ये राशि का नाम नहीं, ये कैंसर है। ये 3 नाम किसके दे रखे हैं आपको? ये दे रखे हैं राशियों के नाम। 3 तो आपकी राशियां हैं, एक आपका ओरियन राशि नहीं है, यही आपका क्या है? आंसर है, ठीक है। ऐसे वर्ड को तो पढ़ के और अपन को आंसर देना, बिल्कुल आपको 2 सेकंड या 3 सेकंड का आपका क्या लगेगा? टाइम लगने वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बीच में एक वर्ड दिया है कोडेड, मतलब ये क्या होगा? स्टेटमेंट का ये क्या है? कोड। आगे बात समझ में? इन्होंने कहा स्टेटमेंट दे रखा है, यहां पर एक वर्ड को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो यहां पर इसने सीधा सीधा बीच में दे रखा है कोड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा भाई? कोड। मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट नाम का एक वर्ड दिया है, इसका ये सामने वाला क्या है? कोड। अब प्लस होगा, माइनस होगा, उल्टा होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अपन को लगा के देखना पड़ेगा। तो यहां पर ध्यान दो, आप इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखो, ये स्टेटमेंट नाम का एक वर्ड दे रखा है, आपको सबसे पहले अल्फाबेट के क्रम संख्या जो है वो आपको याद होनी चाहिए। एक तो अल्फाबेट के क्रम संख्या याद होनी चाहिए, एक अल्फाबेट के ऑपोजिट अक्षर आपको याद होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, क्लासिफिकेशन का आएगा, सीरीज का आएगा, इन क्वेश्चनों को आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो यहां पर ध्यान दो आप। देखो, इसके अंदर जो लॉजिक लग रहा है वो बिल्कुल बड़ा आसान है। क्या लॉजिक है? देखो, टी को यहां पर लिख दिया, टी को टी के पास में लिख दिया, एन को यहां पर लिख रखा है, ई को यहां पर लिख दिया, और एम को यहां पर, और आगे क्या गया? ई के बाद में क्या दे रखा है? टी। इनको क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। यहां पर ए दे रखा है, यहां पर क्या दिया आपको? टी, और टी के बाद क्या दिया है? एस। न तो आपको प्लस करना पड़ रहा है, न माइनस करना पड़ रहा है। क्या करना है? अपन सीधा के सीधा अक्षर को उठा के रख रहे हैं। तो यहां पर देखो आपको एक वर्ड दे रखा है पॉलिटिकल। अब इसको क्या करना होगा? इसी प्रकार लिखना स्टार्ट करो। तो देखो, सबसे पहले अपन किसको लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे एल को। एल के बाद में अपन किसको लिखेंगे? ए को। ए के बाद में अपन किसको लिखेंगे? सी को। और सी के बाद अपन किसको लिखेंगे? आई को। और आई के बाद में अपन ने किसको लिखा है? टी को। और टी के बाद किसको लिखा है? आई को। आई के बाद किसको लिखोगे? एल। और एल के बाद में किसको लिख दोगे? ओ। और ओ के बाद में आप किसको लिखोगे? पी को। ऐसा कोई वर्ड दे रखा है जिसको आप चेक कर लो, वही आपका आंसर है। जिसमें शुरू में एल हो, लास्ट में पी हो, चेक करो। देखो, शुरू में एल यहां पर भी दिखाई दे रहा है और पी यहां पर भी दिखाई दे रहा है, तो पूरा ऑप्शन चेक करो। देखो क्या दिखाई दे रहा है? एल के बाद क्या आना चाहिए आपका? ए के बाद में सी आना चाहिए, सी के बाद में क्या आना चाहिए? आई के बाद में टी, आई, एल, ओ और पी। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ए ऑप्शन के अंदर। कोई बड़ा लॉजिक का, कोई हार्ड लॉजिक नहीं था। क्या करना था आपको? सीधे सीधे अक्षर को क्या करना था? पास में लिखता था। स्टेटमेंट को इस प्रकार से लिखा गया था। अब आपको टी को यहां पर लिखना, एन को यहां पर, इस प्रकार से उल्टा आपको लिखते जाना था। यही आपका आंसर था, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर। पढ़िए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में पढ़ने लायक कुछ नहीं है। फिर से आपको एक नॉन वर्बल का क्वेश्चन दे रखा है, डायग्राम वाला एक क्वेश्चन दे रखा है। यहां पर देखो, यहां पर आपको दे रखा है, ये इम्बिबेट नाम का एक चैप्टर है, इम्बिबेट फिगर। इम्बिबेट फिगर का मतलब ये होता है कि जो आपको क्वेश्चन के अंदर जो आकृति दे रखी है वो आप ढूंढो किस ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा। क्या करना है? किस ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा कि एक्स नाम की एक जो आकृति दे रखी है, एक्स नाम की जो छिपी हुई आकृति है वो किस ऑप्शन के अंदर छिपी हुई है। ये ए ऑप्शन के अंदर छिपी हुई है, बी ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन के अंदर है, या डी ऑप्शन के अंदर छिपी हुई है। इसकी ये क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो ये सबसे आसान टॉपिक है। देखो, इस ऑप्शन को ढूंढो आप। क्या ऐसा क्वेश्चन यहां पर दिखाई दे रहा है आपको? यहां पर देखो, ये ऊपर वाली लाइन तो आपको दिखाई दे रही, लेकिन ये बीच वाली ऐसे इस प्रकार की कोई लाइन नहीं है। तो ढूंढो, ऐसा ऑप्शन चाहिए आपको। और ऐसा देखो, अपने को सीधा सीधा पता चला इन दोनों ऑप्शनों में नहीं है। और यहां पर देखो, ये लाइन ऊपर भी जा रही है, ये लाइन इधर भी आ रही है, और ये लाइन यहां पर भी जा रही है। क्या इस प्रकार का कोई ऑप्शन आपको मिला कि नहीं मिला? मिल गया। क्या इस प्रकार का डायग्राम था? देखो, ये कोने से कोने लाइन जा रही थी, एक इनके ऊपर लाइन थी। ऐसा कैसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? डी ऑप्शन। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है, लेकिन काम यही करना होता है कि जो क्वेश्चन के अंदर आकृति दे रखी है वो किस ऑप्शन के अंदर जाके आपको मिलेगी। राइट। बात करते हैं अपन 10 नंबर क्वेश्चन की। चलो
तो देखो 10 नंबर क्वेश्चन आपके एक चैप्टर है रीजनिंग के अंदर, जिस टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन, वहां से आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर देखो, यहां पर इन्होंने एक समीकरण दे रखी है, इस समीकरण को आपको सॉल्व करके और आपको आंसर बताना है कि इस समीकरण को सॉल्व करें ताकि जो आपका आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा। तो ध्यान दो, यहां पर क्या करना है आपको। तो देखो इन्होंने बोला है कि ए का मतलब क्या होगा, जमा। ए का मतलब क्या करना आपको, जमा का मतलब क्या कहते हैं, ऐड करना। इन दोनों का मतलब क्या हुआ भाई, प्लस कर दो। क्या जहां पर ये इस समीकरण के अंदर आपको ए दिख रहा है वहां पर आप क्या कर दो, प्लस कर दो। राइट, ये कर दिया अपन ने प्लस, इस ए का मतलब समझोगे आप प्लस। चलो आगे बात क्या कर रहा है, बी का मीन्स क्या दे रखा है, सबट्रैक्ट मतलब माइनस करना। देखो बी का मतलब क्या दिया है, घटाना। तो इन दोनों का मतलब क्या है आपके पास में, माइनस करना। तो यहां पर देखो इसने बोला बी का मतलब क्या, यहां पर बी है कहीं, ये देर का डी, ये देर का सी, ये देर का है ए, मतलब इसको छेड़ना ही नहीं है क्योंकि यहां पर आपको बी नहीं दे रखा है। चलो सी का मतलब क्या दे रखा है आपको, मल्टीप्लाई, मतलब क्या करना है, इन दोनों का मतलब हुआ गुणा। जहां पर आपको सी दिख रहा है वहां पर आप क्या कर दो भाई, गुणा कर दो। राइट, चलो ए का मीन्स आपको क्या दे रखा है, डिवाइड की बात कर रहा है। ए का मतलब डी की बात कर रहा है, डी फोर क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो। डिवाइड मतलब भाग की बात कर रहा है ये लो। तो ये आपकी समीकरण हो गई। तो देखो समीकरण क्या है आपकी, आपको दे रखा है 15 डिवाइड 5, यहां पर मल्टीप्लाई कर दो और यहां पर क्या कर दो आप, प्लस कर दो। ये दे रखा ना, यहां पर भाग का साइन था, डी का मतलब, और सी का मतलब मल्टीप्लाई था, और ए का मतलब क्या था, ए का मतलब था आपके पास में प्लस। इसके लिए आपको बोर्ड मास के रूल पता होंगे। तो देखो बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, डिवाइड, डिवाइड के बाद क्या करोगे, मल्टीप्लाई, इसके बाद क्या करोगे आप, प्लस, और इसके बाद आप क्या करोगे, माइनस। ये बोर्ड मास का रूल कहता है। इसी प्रकार यहां पर लॉजिक लगाओ, जब यहां पर 5 का आप डिवाइड करोगे 15 के अंदर, कितने हो जाएंगे आपके पास में, 3, 5 3 15 हो गए। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करो आप। सबसे पहले देखो अपन ने क्या करा, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद में सबसे पहले डिवाइड, डिवाइड के बाद में क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो 5 का मल्टीप्लाई आपने करा, 5 का डिवाइड करा आपने 15 में, कितनी बार जा रहा भाग, ये 3 बार। अब 3 का आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना हो रहा है 6, और यहां पर कितना बचा है 6 प्लस 3, आपका जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आ जाएगा, 9। क्या 9 ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन एकदम आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो यहां पर आपको बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। बाकी तो इसने बोल दिया सबने कि इसका मतलब प्लस होगा, इसका मतलब माइनस होगा, ये तो क्वेश्चन कहेगा। अब इसको स्टार्टिंग कहां से करना है, तो बोर्ड मास लगा के आपको क्या करना है, स्टार्टिंग करना है। तो आपका आंसर आएगा भाई 9। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको रैंकिंग से पूछा गया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 4-5 लाइन में। आपको बड़ा क्वेश्चन तो दिख रहा है लेकिन बड़ा आसान है। तो देखो जब भी रैंकिंग का क्वेश्चन इस तरह से बात करें, छोटे की या बड़े की बात करें, तो ठीक है तो देखो इनको सॉल्व कैसे करोगे, जो जितने भी कैंडिडेट बड़े हैं उनको रख दो ऊपर, और जितने भी कैंडिडेट छोटे हैं उनको रख दो नीचे। आपको बोले सबसे बड़ा तो यहां पर बैठा दो, सबसे छोटा तो यहां पर बैठा दो, बोले सेकंड नंबर बड़ा है तो यहां पर बैठा दो। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 5 आपके पास में क्या है, आदमी, आदमियों के नाम क्या क्या दे रखा है, ए बी सी डी और ई। एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या करेंगे, एक न्यूज़पेपर को रीड करेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ने वाले आदमी कितने हैं आपके पास में, देखो आदमी है आदमी आपके पास में ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। एक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। अब ये न्यूज़पेपर किस प्रकार से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले कौन पढ़ेंगे, बाद में कौन पढ़ेंगे, ये आपको बताना है। तो यहां पर देखो एक अखबार पढ़ते हैं, जो सबसे पहले अखबार पढ़ेगा वह सी को अखबार दे देता है। जो सबसे पहले अखबार पढ़ेगा वो किसको देगा, वो सी को देगा। इसका मतलब ऊपर से सेकंड नंबर पर कौन आएगा, सी आएगा। सी के ऊपर तो कोई और भी कैंडिडेट बैठेगा, लेकिन जिसने सबसे पहले पढ़ा था उसने पढ़ा और पढ़ के और आगे किसको दे दिया, सी नाम के कैंडिडेट को दे दिया। तो सेकंड नंबर पर जो कैंडिडेट आएगा वो कैंडिडेट कौन आएगा, सी। चलो अखबार को दे देता है, जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा था उसने ए से लिया था। जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा था, लास्ट में पढ़ा था, लेकिन उसने लिया किससे था, ए नाम के कैंडिडेट से लिया। तो ए यहां पर बैठा था और यहां पर कोई और बैठेगा। यहां पर और क्यों बैठेगा, क्योंकि ए ने जो अखबार पढ़ा था वो कोई उसके लास्ट में बैठा था। उस कैंडिडेट को बोला कि भाई अखबार देना, उसने अखबार पढ़ा और ले लिया। ठीक है, तो इसने बोल दिया कि जिसने सबसे अंत में पढ़ा था उसने ए से अखबार लिया था। आगे बात समझ में, कि सबसे अंत में पढ़ा उससे लिया किसने था, ए ने अखबार ले लिया। अब क्या कहा आपको, ये कैंडिडेट कितने हुए, देखो 1 2 3 और 4। अब एक कैंडिडेट और बैठेगा, वो बैठेगा कहां पर, बीच में। क्यों बैठेगा बीच में क्योंकि इसको कह दिया था
कि ऊपर कोई और बैठेगा, सेकंड नंबर पर सी बैठेगा, इसके नीचे और बैठेगा, इसके ऊपर ए बैठेगा, तो यहां ही कैंडिडेट बैठेगा। तो अब देखो क्या कह रहा है कि ई न तो सबसे शुरू में पड़ता है और न ही सबसे अंत में पड़ता है। न तो ई यहां पर बैठेगा, न ई यहां पर बैठेगा, तो ई कहां पर बैठ जाएगा, ई बैठेगा आपका बीच में, राइट। अब देखो क्या कह रहा है, बी और ए के बीच में दो पाठक होने चाहिए। दो पाठक का मतलब समझ गया, आपके पास में टू रीडर की बात कर रहा है, मतलब पढ़ने वाले दो कैंडिडेट होने चाहिए। किसके बीच में, ए के बीच में और बी के बीच में कितने कैंडिडेट होने चाहिए, आपके पास में कैंडिडेट होने चाहिए दो। तो इसका मतलब अपन बी को नीचे तो बैठा नहीं सकते, बी को कहां पर बैठाएंगे अपन, बी को बैठा देंगे यहां पर। तो ये बैठ गया आपके पास में ए और ये बैठ गया बी, इनके दोनों के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, आपके पास में दो कैंडिडेट हो गए, ठीक है। अब एक कैंडिडेट ऐसा है जिसका यहां पर नाम नहीं दे रखा है, वो कैंडिडेट कौन है आपके पास में, डी। और पढ़ लो पूरे के अंदर डी के बारे में कोई चर्चा नहीं करी है। तो इसने पूछा कि सबसे अंत में अखबार किसने पढ़ा था, लास्ट में अखबार किसने पढ़ा था, वो पूछा आपको। तो यहां पर आप बैठाओगे किसको, यहां पर किसी भी कैंडिडेट का नाम नहीं दे रखा है, तो यहां पर जो कैंडिडेट बैठा है वो कैंडिडेट कौन बैठा है, डी नाम का कैंडिडेट बैठा। तो आपका जो राइट आंसर हुआ है वो राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन नहीं है, डी आंसर है। डी आंसर किस ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है वो देख लो, डी में ही लिखा हुआ है, तो आपका आंसर आया, वो आंसर क्या है, डी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बड़े कैंडिडेट को ऊपर बैठाना, छोटे कैंडिडेट को कहां बैठाना है, नीचे बैठाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फिर से एक सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। किसका क्वेश्चन है भाई, सीरीज का क्वेश्चन है कि इस सीरीज के क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखो, यहां पर आपको दे रखा है 12 के बराबर दिया है आपको 168। अब आपको पूछा है कि 16 के बराबर में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसके बराबर आएगी। तो अब देखो सामने एनालॉजी जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनके अंदर देखो एनालॉजी में लॉजिक लगता है इस प्रकार से, यहां पर कौन सा अक्षर आएगा। देखो एनालॉजी में एक तो लॉजिक लगता है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, तो इसका मतलब यहां पर कितने जुड़ रहे हैं, तो अपन कह देंगे 1 जुड़ रहा है, राइट। और यहां पर देखो आपके पास में, और कभी कभार कभी कभार लॉजिक इस प्रकार से नहीं लग गए और लॉजिक लगता है इस प्रकार से सीधा, ए का किससे लगेगा, सी से, और बी का किससे लगेगा, डी से। आगे बात समझ में, ए का किससे लगेगा, सी से, और बी का किससे लगता है, डी से। अब एक बात सोचो आप, इन दोनों के बीच में रिलेशन है क्या। तो एक बात सोचो आप, जैसे अपन यदि 12 की बात करें, किसकी बात करें, 12 के स्कोर की बात करें, तो स्कोर होता है 144, और 144 के अंदर ये वैल्यू जोड़ भी देते हैं 12, तो भी आंसर आएगा क्या। तो देख लो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और 4 और 1 कितने हो गए, 5, और ये लो फिर भी कम पड़ गए, मतलब 12 का स्क्वायर करा है तो भी ये आंसर आपके नहीं आ रहा है। और यदि 12 का जब क्यूब करोगे तो 12 का क्यूब तो इससे बाहर चला जाएगा। तो आपका न तो स्कोर हो रहा है न क्यूब हो रहा है, और किससे मल्टीप्लाई करे 12 को ताकि ये वैल्यू आ जाए। तो देखो मल्टीप्लाई भी नहीं हो रही है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो आगे 16 का ऐसा लॉजिक नहीं लगेगा। तो देखो एक काम करो, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपन, किस किस को, 168 का मल्टीप्लाई करते हैं अपन 16 के साथ में, और डिवाइड किसका करते हैं, 12 के साथ में, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है फिर 12 का रिलेशन भी आ जाएगा। तो देखो अब क्या करोगे, 12 को किससे कट करोगे आप, 3 से कट कर दो, 16 को किससे करोगे आप, 4 से। तो अब एक काम करो, 3 का जब आप डिवाइड करोगे 168 के अंदर ये कितनी बार कट जाएगा, 56 का मल्टीप्लाई करो 4 से, तो ये आपके पास में कितने हो जाएंगे, ये आपके पास में आएगा 224। तो इसका मतलब 12 के बराबर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसके बराबर दे रखी है आपको, 224। ठीक है, ये लॉजिक इस प्रकार से लगा था, इन दोनों के बीच में जो लॉजिक लगा था वो का वो अपन को 12 के साथ में लगाने थे, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा 224, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये भी आपके कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। फिर से देखो आपके एक नॉन वर्बल का क्वेश्चन आया है, और पेपर फोल्डिंग और कटिंग। इस पेपर की यदि अपन बात करें 2020 की, तो एक पेपर फोल्डिंग कटिंग का अपन ने पहले क्वेश्चन कर लिया था, और दूसरा ये क्वेश्चन फिर से आ चुका है पेपर और फोल्डिंग कटिंग का। तो आपको जब 2021 का जब आप एग्जाम देने जाओ तब आपको पेपर फोल्डिंग कटिंग नाम का जो टॉपिक है उस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि जरूर क्वेश्चन आ रहे हैं। एनालॉजी के भी 2-3 क्वेश्चन करे अपन ने, सीरीज के भी क्वेश्चन करे। जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको तो किसी भी हालात में आपको नहीं छोड़ने, बाकी टॉपिक तो सारे पढ़ के जाने, पूरा सिलेबस पढ़ के जाना आपको। तो यहां पर ध्यान दो आप, यहां पर जो डायग्राम दिया है वो डायग्राम देखो इस प्रकार से, आपको ढंग से नहीं दिख रहा तो मैं इसके ऊपर लाइन घुमा देता हूं। ये आपको इस प्रकार से एक लाइन दे रखी है,
और यहां पर आपको डैश 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 लगा रखे हैं, ये डैश, यहां पर एक बीच में लाइन खींच के और यहां पर एक क्या दे रखी है, ब्लैक बिंदी दे रखी है, ठीक है। और यहां पर देखो आप, यहां एक स्क्वायर बनाया हुआ है, ये लो, ये आकृति है। अब इस आकृति को बोला क्या है आपको कि आपके पास में एक पारदर्शी पेपर है। पारदर्शी का मतलब आप समझ गए होंगे कि यदि मान लो इस आकृति को फोल्ड भी कर दोगे तो दोनों परत आपको दिखाई देगी। तो यहां पर देखो, यदि एक पारदर्शी पेपर पर बनी एक्स आकृति को बिंदु रेखा के आधार पर मोड़ा जाए, क्या कर रहा बोल, ये बोल रहा एक्स नाम की आपके पास में क्या है, आकृति है। क्या बोल रहा है कि एक्स नाम की आपके पास में एक आकृति है, एक्स आकृति को बिंदु रेखा के आधार पर मोड़ा गया है। बिंदु मतलब किसकी बात कर रहा है, डॉट वाली लाइन। जो डॉट वाली लाइन आपको दे रखी है ना, उससे आप क्या करोगे, फोल्ड करोगे, इस साइड में करोगे, इस साइड में करोगे, वो अभी अपन ऑप्शन देख के वहां से करेंगे, ठीक है। तो ये आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है। अब इसको या तो इधर फोल्ड करना है या इधर फोल्ड करना, किस साइड में फोल्ड करना वो ऑप्शन से देख लो आप, ठीक है। यहां पर देखो ऑप्शन आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इसको अपन कैसे फोल्ड करें वो आपको देखना है। देखो इस पेपर को यदि अपन उठा के और इधर रख देते हैं, देखो सारे के सारे पेपर इस प्रकार से फोल्ड हो रहे हैं। देखो ये आकृति तो वैसे आपकी क्या हो गई, गलत हो गई। गलत क्यों है, क्योंकि ये ब्लैक वाली जो है यहां पर आपको जो ब्लैक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है वो पॉइंट आपको नहीं दिख रहा है, राइट। तो चलो ध्यान दो आप, अब आपको क्या करना है, अब इस पेपर को यहां से उठाना है और उठा के और इधर क्या करना है, आपको फोल्ड करना है। किस प्रकार से फोल्ड करना है, इस पेपर को यहां से उठाओ और इधर फोल्ड कर दो। जब आप इधर फोल्ड करोगे तो ये इधर वाला जो पार्ट है, ये पार्ट कहां पर आ जाएगा, ये पार्ट आएगा आपका यहां पर, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये लाइन और ये ब्लैक वाली जो बिंदी है इसके बीच में आ जाएगा। ये छोटा वाला स्क्वायर है ना, ये गलत क्यों हुआ पता आपको, यहां पर बाहर वाली बॉर्डर एक ही बनी है, स्क्वायर एक ही बन रहा, हालांकि ये स्क्वायर कितने हैं, 2 स्क्वायर बन रहे हैं यहां पर। चलो यहां पर यदि अपन बात करें तो आपके पास में अब ऑप्शन कितने बचे हैं, अब आपके पास में ऑप्शन बचे हैं, देखो एक तो है बी ऑप्शन और एक है आपके पास में डी ऑप्शन, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन के अंदर आपको देखना है क्या करना है। तो देखो पहली बात तो ये देखो दोनों के दोनों क्या है आपके पास में स्क्वायर बन रहे हैं छोटे छोटे। तो देखो ये छोटे छोटे स्क्वायर, ये भी स्क्वायर सही है क्या, बिल्कुल ये स्क्वायर क्या है, सही है। तो देखो वो लाइन जब आप घुमाओगे तो ये लाइन तो इसके पीछे पीछे जाएगी, ये डायग्राम यहाँ आके बनेगा। तो बोलो बिल्कुल ये डायग्राम एकदम से सही है कि नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन एकदम से आपका करेक्ट है। और देखो हालांकि इस आकृति के अंदर थोड़ा सा फर्क है, ये जो बीच वाली आकृति है ना, इस आकृति को इसने उल्टा कर दिया। आकृति देखो कैसे, आकृति दोनों के दोनों क्या है, बराबर, लेकिन इसने बीच वाली आकृति को चेंज करके और स्क्वायर को क्या बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया। कभी भी आकृति को आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर आएगा आपका डी नंबर। चलो अब क्या करना है, अब ये इनके आपको कोड देखना है। फिर से आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, कोड कैसे चेक करना है। ये डी का क्या है, एक कोड है। आपको बोल दिया कि आप डी को डी नहीं बोलोगे, आप डी को क्या बोलोगे, 3 बोलोगे। डी को क्या बोलोगे, आप 3 बोलोगे। इसके बाद यदि अपन बात करें तो देखो ई दिख रहा आपको कि ई को क्या बोलोगे, ई को बोलोगे 5, ठीक है। तो ध्यान दो, तो देखो डी के बराबर क्या दे रखा है 3 और ई का कोड क्या दिया है 5, ए का कोड क्या है 8 और एफ का कोड क्या है 7। आपको ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगाना है कि अपन डी का क्या करें ताकि डी से आप 3 लेके आ जाओ। डी से लिया होगे, डी कितने नंबर पर आता है 4 पर, 4 में से 1 माइनस करोगे 3 आ जाएगा। क्या आगे वाले में ऐसा लॉजिक लग रहा है, ये तो सीधा सीधा क्या दे दिया 5 पर, ए के बराबर क्या दिख रहा है 8 दिख रहा, मतलब ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ये सारे के सारे क्या है, कोड है। तो देखो ये सारे के सारे कोड है। इसी प्रकार यहां पर भी आपको एक कोड दिया है, फिल का कोड दे रखा है, एफ का कोड क्या है 7, आई का कोड क्या है 4, एल का कोड क्या है 6 और ई का कोड क्या है 5, राइट। अब आपको पूछा है आइडियल का जो कोड होगा वो कोड क्या होगा। अब देखो यहां से देख देख के आपको कोड बताना है, ठीक है। आई का कोड देखो आप सबसे पहले किसके अंदर है, आई का कोड इसमें मिल रहा है या इसमें मिल रहा है। तो देखो आई का कोड ये रहा, आई ये रहा और आई कितने नंबर पर रहता है, आई रहता है 4 पर, राइट। चलो अगला क्या दे रखा है आपको, डी। अब देखो डी का कोड क्या है, ये रहा डी और डी का कोड क्या है आपका 3, तो ये मिल गया आपको डी का कोड 3। आगे देखो ई दिख रहा है आपको, यहां पर देखो ई उसके अंदर भी दिख रहा है और ई इसके अंदर भी दिख रहा है। इसमें भी देख लो ई का कोड क्या है 5 और इसमें भी देख लो ई का कोड क्या है 5, राइट। तो ई के सामने आप क्या लिखोगे 5 लिखोगे। ए के सामने क्या दिख रहा है आपको 8 दिख रहा है। देखो
ए और ए के सामने क्या है 8। चलो लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, एल नाम की वैल्यू, एल किसके अंदर दिखाई दे रहा है, एल रहा ये, तो एल का कोड क्या हुआ 6। तो ये आपके क्या मिल गए, कोड मिल गए। कोड क्या मिले आपको, देखो 4 3 5 8 और ये 6, ये इसके क्या है आपके कोड। ढूंढो किस ऑप्शन के अंदर है आपके पास में 4 3 5 8 6। देखो 4 3 5 8 और 6 आपका जो राइट आंसर आया वो राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन। कोई ज्यादा हार्ड पेपर नहीं है। हर पेपर के अंदर 2-3 उटपटांग क्वेश्चन जरूर आते हैं जिसके अंदर कैलकुलेशन, लॉजिक, दिमाग लगाने पड़ते हैं। बाकी क्वेश्चनों के अंदर दिमाग नहीं लगाने। जो 25 क्वेश्चन आएंगे उनमें से 20 क्वेश्चन आपको देखने को आसान मिलेगा और 5 क्वेश्चन थोड़े टफ मिलेंगे। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। और यहां पर देखो 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर फिर से आपको पूछा है कि आपके पास में 3 आपको नाम दे रखे हैं, इनके अंदर आपको मीनिंग पता होना चाहिए और लॉजिक भी पता होना चाहिए। यहां पर देखो प्लास्टिक की बात कर रहा है, वूल की बात कर रहा है, पेपर की बात कर रहा है और वुड की बात कर रहा है। करना क्या है इनके अंदर, उस शब्द को चुनिए जो दो दूसरे शब्द के समूह से मेल नहीं खाता होगा। क्या कर रहा है कि जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखो चारों ऑप्शनों के अंदर आपको क्या करना है, 3 ऑप्शन के अंदर एक जैसा लॉजिक लगेगा और एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसके अंदर एक जैसा लॉजिक नहीं लगेगा। जो एक जैसा लॉजिक नहीं लगेगा ना, वही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, वही आपका क्या है, करेक्ट आंसर। तो देखो ये जो चारों मीनिंग है ना, इसके अंदर न तो आपको प्लस करना है न आपको माइनस करना है, आपको इतना ही देखना है इनके अंदर क्या लॉजिक लगाएं ताकि 3 एक जैसे निकल जाएं और एक जो अलग होगा, ओड होगा, वही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। वही आपको चेक करके देखना है। तो चलो यहां पर पहला वर्ड आपको दे रखा है प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक आपने देखा होगा, सुना होगा। वूल मतलब किसकी बात कर रहा है, ऊन की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बात कर रहा है पेपर, कागज की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बात कर रहा है वुड। वुड किसको कहते हैं, लकड़ी को कहते हैं। ये आपको 4 वर्ड दे रखे हैं। एक है आपके पास में प्लास्टिक, एक है वूल, ऊन की बात कर रहा है, एक पेपर कागज की बात कर रहा है, एक वुड मतलब लकड़ी की बात कर रहा है। तो अब इनके अंदर आपको क्या लगता है कि एक ऑप्शन अलग है, किसको करे, वूल को कर दे या पेपर को करे या वुड को करे या प्लास्टिक को करे। तो इसका जो आपका फाइनली आंसर होगा वो आंसर होगा प्लास्टिक। क्यों होगा, तो इसके अंदर अपन 2 लॉजिक लगाते हैं। एक तो ये जो तीनों मिलने वाले हैं, ये तीनों के तीनों मिलते हैं प्लांट से। किससे मिलते हैं तीनों, ये प्लांट से। ठीक है, और यदि अपन दूसरा लॉजिक लगाएं तो देखो वुड है, पेपर है और वूल है, ये सड़ सकते हैं, गल सकते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक आपका सड़ भी नहीं सकता, गल भी नहीं सकता। तो ये 2 लॉजिक लगा सकते हो आप। एक तो ये क्या है, तीनों चीजें हैं प्लांट से मिलने वाली और ये प्लास्टिक प्लांट से नहीं मिलता है, और दूसरा इन तीनों को गलाया जा सकता है, मतलब अपना आप ये गल सकते हैं। और प्लास्टिक अपने आप ऐसे गलाने से तो गलता ही होगा, लेकिन ऐसे ये पड़ा पड़ा नहीं गलते। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा इसका, वो करेक्ट आंसर है भाई आपका प्लास्टिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या याद ध्यान में रखना है, यहां पर आपको ये जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इन चारों ऑप्शनों के अंदर क्या करना है, आपको पूछा है कि अंग्रेजी शब्दकोश। अंग्रेजी शब्दकोश किसको कहता होगा, ये कहते हैं डिक्शनरी को। किसको कहते हैं, डिक्शनरी। ये जो चारों वर्ड है इनको आपको डिक्शनरी के हिसाब से क्या करना है, सेट। जैसे मैं यदि आपको कहूं कि फोन चलाना आप सबको आता है, कि ये जो चारों के चारों नाम एक काम करना, आप फोन के अंदर सेव कर दो। तो देखो आर वाला नाम क्या होगा, देखो है तो वैसे सारे के सारे आर पर ही, लेकिन आप इनको सबको यदि फोन के अंदर सेव करते हो और जब आप एक नाम को ढूंढोगे या फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट देखोगे तो इनमें से एक नाम ऐसा होगा जो सबसे ऊपर आएगा, एक नाम ऐसा होगा बाद में, मतलब चारों में से क्या होगा, हर नाम का क्या होगा, अलग अलग सीक्वेंस होगा। जैसे अपन फोन में नंबर देखते हैं ना, ए वाले पहले आते हैं, जेड वाले बाद में आते हैं। इसी प्रकार से आपको ये सेट करके और ये देखना है, और उसके बाद में आपको क्या पूछा है कि वो शब्द बताए जो आखिरी स्थान पर आएगा। आपको ये नहीं पूछा है कि जो पहले स्थान पर आएगा वो नहीं, आपको पूछा कि जो आखिरी नंबर पर जो वर्ड आएगा वही आपका क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा, वही आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो देखो आपके पास में ये कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। इनको अपन सेट करते हैं कैसे, डिक्शनरी के हिसाब से इनको अपन सेट करते हैं, इनका ऑर्डर बनाते हैं, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो वो कैसे करते हैं अपन, देखो यहां पर आर है, तो पर आर तो सब में है, देखो आर तो सब में, आर से आगे वाली वैल्यू है ओ। यदि आर सब में कॉमन होगा तो आर को आप भूल जाओ, ये सोच लो कि आर दे ही नहीं रखा है, आगे वाली वैल्यू के ऊपर ध्यान दो। यहां पर देखो आपके पास में है ओ,
यहाँ पर ए देखो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आएगा ए, तो सबसे पहले अपन कौन सा ऑप्शन लेंगे? सबसे पहले आएगा आपके पास में बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि बी के बाद में आता ई। ठीक है, अब देखो आपके पास में है आर के बाद ओ, और ये तो कट गया, मतलब लिख लिया सबसे पहले आ गया। अब आपके पास में दिख रहा है आर ई और आर ई, तो इन दोनों में से देखना है, इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। यहां पर देखो आप आर ई और एस, आर ई और एस और टी, ये तीनों चीजें क्या है? कॉमन है। तो आप भूल जाओ कि ये तीनों चीजें आपको दे रखी है क्या। अब देखो सबसे पहले क्या आर पहले आता है या ए पहले आता है? तो अब आप क्या होगे? ए पहले आता है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन लोगे आप? डी ऑप्शन। अब आपके पास में ऑप्शन बचा है ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। कितने ऑप्शन है? एक तो है ए ऑप्शन, एक है आपके पास में सी ऑप्शन। तो अब ध्यान दो आप, अब आपको क्या करना है? सी ऑप्शन के अंदर दे रखी है ई, आर के बाद, और यहां पर दे रखा है ओ, तो ओ बाद में आएगा, ई पहले आएगा, तो यहां पर लिखोगे आप सी, और सी के बाद क्या लिखोगे? ए। तो अब आपको पूछा क्या था? आपको पूछा है ऐसा चूज करो जो सबसे लास्ट में आए, आखिरी के अंदर आए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? देखो ये 1 नंबर पर आएगा, ये 2 नंबर पर आएगा, ये 3 नंबर पर आएगा, ये 4 नंबर पर आएगा। आखिरी में कौन सा वर्ड आया है? आखिरी के अंदर आपको ए ऑप्शन वाला जो वर्ड है वो सबसे आखिरी के अंदर आएगा। ठीक है, लास्ट नंबर पूछा आपको, लास्ट नंबर कौन सा है आपका? यही आपका एकदम से क्या है? करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके पास में 17 नंबर। अब देखो 17 नंबर के अंदर क्या लॉजिक लग रहा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको सीरीज से। तो इस क्वेश्चन की यदि अपन बात करें 2020 वाले की, तो सीरीज का अपन नंबर वाली सीरीज का पहले भी क्वेश्चन करा था और नंबर वाली सीरीज का क्वेश्चन अब भी कर रहे हैं। मतलब एक पेपर की बात करें तो एक पेपर के अंदर नंबर वाली सीरीज से आपको क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं? 2 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो देखो अब लॉजिक लगा के देखते हैं। अब आपको यह देखना है कि 11 से लगाकर 13 की यदि अपन बात करें तो यहां पर एक बात सोचो आप, यहां पर जो प्लस हुआ है वो कितना प्लस हुआ? तो अपन कह सकते हैं 11 से 13 2 प्लस हो रहा है। और यहां पर देखो इनके बीच में तो गैप ज्यादा है, लेकिन यहां पर देखो आप 17 से 19 फिर से गैप कितने का है? 2 का। यदि अपन बात करें 23 से 25 तो फिर से आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का। क्या यही चल रहा है क्या डिफरेंस? देखो 11 के और 13 के बीच में 2 का डिफरेंस है, और 17 के और 19 के बीच में फिर से डिफरेंस कितने का है? 2 का, और 23 के और 25 के बीच में फिर से डिफरेंस कितने का है? 2 का। राइट, चलो चलो ये तो अपन ने जोड़े बना लिए, लेकिन आगे वैल्यू निकाले कैसे? अगली वैल्यू कैसे निकाले? कितने जोड़े? तो एक बात बताओ आप, 11 और 17 के बीच में कितने अक्षरों का गैप आ रहा है? तो एक बात बताओ, जब 7 में से 3 घटाओगे तो क्या 4 का गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो यहां पर अपन कहेंगे जो डिफरेंस है वो 4 का है। इनके बीच में देखो, इनके बीच में फिर से डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4 का। तो अभी भी आप डिफरेंस कितने का रखोगे? डिफरेंस रखोगे आप 4 का। तो देखो 4 और 5 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपका जो यहाँ का आंसर आएगा वो आंसर आएगा 29। यही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। और यही आपको लॉजिक लगाना है डिफरेंस वाला, तो आपका आंसर आ जाएगा 29। लॉजिक बड़ा आसान था। कई बार उटपटांग लॉजिक आते हैं, लेकिन इसमें कोई खास उटपटांग लॉजिक नहीं था। यहाँ पर जो लॉजिक है बिल्कुल आसान लॉजिक है। आप 2-2 और 4-4 तो आप जोड़ ही सकते हो जब आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको लॉजिक लगा के देखना है। ये फिर से आपको एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो एनालॉजी के ऊपर खास तौर पर जोर है। मतलब इस पेपर की बात करें तो एनालॉजी के 3 क्वेश्चन आपको अभी तक आ चुके हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर कह रहा है कि इन दोनों वर्ड के बीच में क्या रिलेशन है, कितने प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं। क्या पूछा है कि इन दोनों वर्ड के बीच में क्या रिलेशन है, वो का वो रिलेशन आप यहां पर निकालोगे, क्योंकि जब इसका रिलेशन निकालोगे तभी तो इसकी जगह आएगा। और यहां वाला आपको आंसर पूछा है कि यहां पर क्या लॉजिक लगाओगे, क्या आपका आंसर आएगा, वही आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले यहां से स्टार्टिंग करते हैं। तो इनके आपको सीक्वेंस नंबर याद होना चाहिए। तो देखो ई कितने पर आता है? ई आता है 5 पर। पी कितने पर आएगा? 16 पर। और वी कितने पर आता है? 22 पर। अब देखो एच कितने पर आएगा? 8 पर। एस कितने पर आता है? 19 पर। और वाई कितने पर आता है? 25 पर। अब अपन देखते हैं इनके बीच में जो सीक्वेंस बन रहा है कितने कितने प्लस हो रहे हैं। तो देखो आप ई से एच कितने जुड़ रहे हैं भाई? तो अपन ये कह सकते हैं कि यहां पर 3 प्लस हो रहे हैं। 5 से 8 कितने प्लस हो रहे हैं? 3। यदि अपन बात करें पी से एस, तो देखो पी से एस 16 से 19, 17, 18, 19 फिर से कितने जुड़ रहे हैं आपके पास में? 3। तो देखो 22 से 25 फिर से कितने जुड़ रहे हैं? 3। तो आपको ये काम करना, हर वर्ड के साथ में कितने कितने जोड़ दो आप, 3 आप क्या करते जाओ? जोड़ते जाओ। इसी प्रकार इसके अंदर, मतलब इसके अंदर जोड़ सकते हैं क्या?
यहां पर जो आपका लॉजिक लगा है, यहां पर जो लॉजिक लग रहा है वो लॉजिक एक ही लॉजिक लग रहा है, सबके अंदर कितने कितने जुड़ रहे हैं, 3 जुड़ रहे हैं। तो इसके अंदर भी आप क्या कर दो, सबके अंदर आप 3 क्या कर दो, प्लस कर दो। तो देखो बी कितने नंबर पर आता है, 2 पर आता है, एम कितने नंबर पर आता है, 13 पर, और जे कितने पर आता है, 10 पर। तो देखो बी 2 पर आता है, 2 के अंदर 3 जोड़ोगे तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे आपके पास में, 5। तो यहां पर 5 नंबर पर कौन सा कौन सा अक्षर आएगा, ई। यहां पर देखो आपको दिख रहा है एम कितने नंबर पर है, 13 के अंदर कितने जोड़ोगे, 3, 13 और 3 कितने हो जाएंगे, 16, और 16 पर क्या जाएगा आपका पी। अब देखो दिख रहा है आपको जे 10 पर है, 10 और 3 कितने हो जाएंगे, 13 पर क्या जाएगा एम। ये आपका क्या है, एकदम से करेक्ट आंसर है, यही किसी ऑप्शन के अंदर आपको आंसर मिलना चाहिए। तो देखो ई, पी और एम किस ऑप्शन के अंदर दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका क्या है, राइट। ई, पी और एम आपका क्या है, एकदम से करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहां पर भी आपको कोई खास मतलब उटपटांग लॉजिक नहीं लगाना था, 3 आपको क्या करने थे, जोड़ने थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। फिर से ये एक क्वेश्चन वेन डायग्राम से पूछे गए। वेन डायग्राम से इस पेपर के अंदर टोटली क्वेश्चन आपको पूछे गए 2 क्वेश्चन। एक पहले अपन ने क्वेश्चन करा था भारत हरियाणा और विश्व वाला, और फिर से ये ऐसा कैसा मतलब सेम लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछ चुका है। तो देखो अब क्या करना है, एक वर्ड दिया आपको फूल, एक दिया है कमल और एक दिया है गुलाब। तो एक बात बताओ, यदि अपन बात करें कमल की और गुलाब की, तो कमल और गुलाब दोनों क्या है, फूल है कि नहीं है, है। तो यहां पर देखो एक छोटा गोला बनाओगे आप, क्या गोला बनाओगे, ये है कमल और ये है गुलाब, और दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे आपके पास में फूल के अंदर, और ये किस ऑप्शन के अंदर है, वही आपका आंसर है। ऐसा लॉजिक आपका लग रहा है ए ऑप्शन के अंदर। ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो देखो इसको क्या बना दिया आपने, अंदर वाले को आपने बना दिया कमल, और ये कौन सा है, गुलाब, और ये बाहर वाला जो गोला बन रहा है वो किसका बन रहा है, फूल का। ऐसा कैसा ऑप्शन को दिखाई दे रहा है आपको उनको, और कौन सा ऑप्शन है, वो है आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन ही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर देखो फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन। एनालॉजी के ऊपर बिल्कुल पूरा जोर रहा, मतलब आपके एक पेपर के अंदर एनालॉजी के 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो देखो यहां पर ये दिख रहा है आपको 7, क्या दिख रहा है, 7। मतलब इस 7 का अपन क्या करें ताकि अपना जो आंसर आए वो आंसर आ जाए 49। क्या आंसर आ जाए, 49 आपका क्या आ जाए, करेक्ट आंसर आ जाए। पहले ही एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसके अंदर वैल्यू क्या दे रखी थी, 7 दे रखी थी, फिर क्या दे रखी थी 56, और फिर आपको पूछा था कि 9 के बराबर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। तो अपन ने ऐसा लॉजिक लगाया था कि 7 का अपन मल्टीप्लाई किससे करें, 8 से, ताकि आपका आंसर कितना आ जाए 56, और 9 का भी फिर किससे करा, 8 से, तो आंसर आ गया था 72। तो यहां पर तो अपन ने मल्टीप्लाई करके देखा था। अब अपन को मल्टीप्लाई, देखो हर क्वेश्चन के अंदर लॉजिक अलग अलग लगेंगे। ऐसा नहीं कि पिछली बार ही 7 था वही लॉजिक लगाते, नहीं। पिछली बार 7 का क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। इस बार आपको क्या करके देखना, सीधा सीधा पता चल रहा है कितना आसान क्वेश्चन है कि 7 का क्या आपको दिखाई दे रहा है, 7 का क्या करना है, स्कोर करना है। और आपको पता है कि जो 7 का स्कोर होता है वो होता है 49। तो अब 11 का क्या करना है, स्कोर, तो ये हो जाएगा 1, 2 और 1। आपको सीधा सीधा स्कोर करना था, कितना आसान पेपर है। तो देखो ये आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन एकदम से आपका क्या है, करेक्ट आंसर। आपका आंसर आ गया 1, 2 और 1, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फिर से आपका वही क्वेश्चन है। इसके अंदर 3 तो एक जैसे वर्ड मिलेंगे, एक ऐसा वर्ड मिलेगा जो आपका क्या होगा, अलग होगा। अलग होने वाला ही आपका क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। क्या लॉजिक लगाए ताकि इसको अपन अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपको 4 कलरों के नाम दिए। कलर क्या दे रखा है, ग्रीन है, पिंक है, इंडिगो है और वायलेंट है। इसके अंदर अपन क्या ऐसा लॉजिक लगाए ताकि एक कलर इसमें से क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो ऐसा क्या लॉजिक लगाए, अपन कह सकते हैं सारे के सारे कलर हैं। भाई ठीक है, सारे के सारे कलर हैं तो कलर से एक अलग तो करना पड़ेगा। वो कैसे अलग करे, एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मेल नहीं खाता होगा, मेल नहीं है मतलब इसके अंदर नहीं सेट हो रहा, मतलब उसका इसके साथ में ग्रुप नहीं बन रहा है। तो देखो आपने एक नाम सुना होगा इंद्रधनुष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेनबो। क्या कहते हैं, रेनबो। उसके अंदर जो कलर आते हैं वो कितने कलर हैं, कलर आते हैं आपके पास में 7। वो 7 कलर कौन से हैं, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए।
अब आप कहोगे गुरुजी वो तो हमको पता ही नहीं है, जरूर आपको वो याद होना चाहिए, उस पर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपको यदि याद नहीं है तो मैं आपको पहले तो वो कलर याद करूंगा, क्योंकि आज तो ये क्वेश्चन बना है, अगली बार ऐसा कोई और भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसके नाम याद कैसे करोगे। तो आप एक नाम याद रखना, विबग्योर, VIBGOY और R, ये नाम क्या है, ये नाम है विबग्योर। ठीक है, इसको तो आप याद रख ही सकते हो, यदि इसको याद रख सकते हो, ये है विबग्योर। ठीक है, VIBGOY और R। ठीक है, ये ठीक है। अब देखो इसके जो कलर होते हैं इंद्रधनुष के, जो कलर इस प्रकार से बना हुआ, इस प्रकार से होता है इंद्रधनुष, तो सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, इस प्रकार से मैं आपको क्रम से बताता हूं। तो देखो क्रम 7 कलर है टोटल, देख लो 1 2 3 4 5 6 और 7। एक पहला अक्षर लिया मैंने, और पहला अक्षर की मैंने ट्रिक क्या बनाई, विबग्योर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन कौन सा कलर लेंगे, सबसे पहले लेंगे अपन 1 नंबर, और फिर कौन सा 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। लेकिन ये ट्रिक उल्टी है, नीचे से लिखना पड़ेगा आपको। पहला कलर V, और V से देखो क्या होता है कलर, वॉयलेंट, तो ये हो गया VIOLEOT। अगला क्या दे रखा आपको, I से हो जाएगा आपका इंडिगो, क्या हो जाएगा, इंडिगो। अब अगला क्या है B, तो B से क्या हो जाएगा, ब्लू। और अगला क्या है G से क्या याद रखोगे, ग्रीन। अगला क्या है Y से क्या याद रखोगे, येलो। और एक और देर का है O से याद रखोगे ऑरेंज। और एक देर का है R से क्या याद रखोगे, रेड। ये कलर किसके हैं, ये रेनबो, जिसको कहते हैं इंद्रधनुष कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं रेनबो, उनके कलर है। कितने कलर होते हैं, 7 कलर। सबसे ऊपर जो कलर होता है वो कलर आता है आपका रेड। इसकी ट्रिक क्या है, सबसे पहले तो इसकी ट्रिक है विबग्योर, VIBGYO और R, एक एक अक्षर से फिर आप एक एक नाम लिख सकते हो, क्योंकि आज तो ये क्वेश्चन आया है। अब इसका आंसर आप बता सकते हो। पहले तो एक बात बताओ, इसके अंदर सारे कलर है, इसमें से कौन सा कलर इसके अंदर नहीं है, तो आप कहोगे इसमें से ये जो पिंक कलर है वो कलर नहीं है, बाकी सारे के सारे कलर है। क्या इसके अंदर ढूंढो ग्रीन कलर है क्या, ये रहा ग्रीन कलर। क्या इसके अंदर इंडिगो कलर है क्या, बैंगनी कलर है क्या, है। क्या इसके अंदर वॉयलेंट है क्या, है। तो इसके अंदर एक कलर ऐसा था पिंक, और पिंक कलर नहीं था, बाकी सारे के सारे कलर थे। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं ये जो पिंक है ये रेनबो का कलर नहीं है, मतलब इंद्रधनुष का कलर नहीं है, बाकी सारे के सारे कलर हैं। तो ये 7 कलर होता है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वॉयलेंट है। ये किसके कलर हैं, ये कलर हैं आपके पास में इंद्रधनुष के 7 कलर हैं। तो सातों कलर आपको याद होना चाहिए, रीजनिंग में है और भी कहीं आपको जीके में काम आ सकते हैं। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका पिंक, क्योंकि पिंक इंद्रधनुष का कलर नहीं है, बाकी सारे कलर है। चलो, ये एक क्वेश्चन, बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है आपको, ब्लड रिलेशन से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो क्या पूछा है आपको पूछा है, एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ सन, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक्स वाई के भाई का क्या है, भाई है। आई बात समझ में, थोड़ा उटपटांग क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स नाम का जो ये कैंडिडेट है ना, वो वाई के बेटे का भाई। क्या बोला है, देखो सबसे पहले अपन बनाते हैं वाई, ठीक है। क्या बोला है कि वाई के बेटा, ये चलो अपन ने वाई का बेटा बना दिया, यहां पर जो भी बैठेगा वो कौन बैठेगा, वाई का बेटा। अब क्या बोल रहा है कि वाई के बेटे का भाई है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसने दे दिया कि एक्स वाई के बेटे का भाई है। तो देखो क्या हुआ, वाई का ये बेटा और बेटे का क्या बनाना है, भाई। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से था, देखो सही से ये पूरा लिखा गया नहीं है। क्वेश्चन ऐसा था, देखो मैं जैसे समझा रहा हूं आपको, क्वेश्चन ऐसा बोला गया था कि ये वाई और वाई का बेटा और बेटे का ही जो बेटा था उसका ये भाई था, वो भाई कौन था, एक्स। ये क्वेश्चन इस प्रकार से था। ये बोला ना कि वाई के बेटा, ये बोला कि वाई के बेटे का भाई है, तो यहां पर ऐसा आता कि वाई के बेटे के क्या है, बेटे का भाई है, इस प्रकार से है। तो देखो वाई और यहां पर कौन बैठ जाएगा, ये वाई का क्या है,
बेटा मतलब सन, और ये बेटे का भी क्या है बेटा, और ये बेटे का क्या हुआ भाई, राइट। अब आपको रिलेशन किसके बीच में पूछा है, अब आपको इन दोनों कैंडिडेट के बीच में रिलेशन पूछा है। क्या पूछा है, इन दोनों कैंडिडेट के बीच में आपको रिलेशन बताना। तो कैसे आप इन दोनों कैंडिडेट के बीच में रिलेशन बता सकते हो। तो अब एक बात बताओ आप, ये दो क्या है भाई है, ये दो क्या है भाई है। तो अब एक बात बताओ, ये जो कैंडिडेट है इसका ये बेटा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों कैंडिडेट का ये क्या है पिता, और पिता का पिता होता है, पिता का पिता किसको कहते हैं, पिता का पिता कहते हैं दादा को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या लगेंगे, ये दोनों लगेंगे ग्रैंडसन। ग्रैंडसन किसको कहते हैं, पोते को कहते हैं। तो अब आपको यही पूछा था कि x रिलेटेड टू y, मतलब x रिलेशन में क्या लगेगा किसके लिए, y के लिए। तो बताओ x क्या लगेगा, x लगेगा आपका ग्रैंडसन, क्या लगेगा पोता। x का पूछता या इस बेटे का पूछता तो ये दोनों क्या लगते आपके, दोनों लगते ग्रैंडसन। तो आपका आंसर आएगा ग्रैंडसन। ये क्वेश्चन था आपका ब्लड रिलेशन का, बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन था। चलो अब देखो ये मैथ का क्वेश्चन है। वैसे इस क्वेश्चन का रीजनिंग के अंदर कोई रोल नहीं है, ऐसा कोई रीजनिंग के अंदर टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन आ गए तो आप छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि आपने तो मैथ भी पढ़ रखी है, आपने रीजनिंग भी पढ़ रखी है। क्या कह रहा है कि आयत का एक जो क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया है, 48 वर्ग मीटर दिया है। यदि उसकी लंबाई कितनी है 6 मीटर, तो उसकी चौड़ाई कितनी है। तो देखो यदि आपको कभी क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए तो क्षेत्रफल के अंदर अपन क्या करते हैं, लंबाई इंटू क्या करते हैं चौड़ाई, क्या करते हैं लंबाई इंटू ये करते हैं अपन, लंबाई इंटू क्या करते हैं चौड़ाई। जब लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं तो क्या आता है आपका ये क्षेत्रफल, यही आता है। लेकिन आपको चौड़ाई तो दे नहीं रखी है, क्या नहीं दे रखी है चौड़ाई। तो अब आप एक काम करो, इस 48 के अंदर क्या करो 6 का डिवाइड कर दो, तो ये आपका जो आंसर आया वो आंसर क्या जाएगा 8। मतलब आपके पास में लंबाई तो आपको दे रखी है 6 और चौड़ाई कितनी है 8। इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो आपका जो आंसर पूछा था, आपको पूछी थी कि चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई मतलब बर्थ की पूछी थी, आपको लेंथ दे रखी थी, और आपको क्या पूछा था एरिया दे रखा था। तो आपका जो आंसर आया वो आपका आंसर है 8, और 8 किस ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, वो दिख रहा है आपका डी ऑप्शन के अंदर। तो रीजनिंग के अंदर देखो मैथ का क्वेश्चन है, आप कहोगे कौन से टॉपिक से है, ये मैथ में से नॉर्मली कोई क्वेश्चन उठाया है, बाकी रीजनिंग में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। चलो ये आपके एक घड़ी नाम का, क्लॉक नाम का एक टॉपिक है, वहां से एक बहुत ज्यादा सरल क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन क्या थोड़ा आपको समझ में यदि आ जाए तो है आपके लिए बहुत सरल, यदि आपके समझ में नहीं आया तो वो बात अलग है। क्वेश्चन को पढ़ो क्या कह रहा है कि पुजारी ने भक्त से बोला, किसने बोला, पुजारी जो क्या करता है मंदिर के अंदर जो पूजा करते हैं, भक्त जो वहां पर आते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, उसको बोला। किसने बोला, देखो कि पुजारी ने भक्त से बोला कि मंदिर की जो घंटी है, जो बेल होती है ना, वो 45 मिनट के बाद में नियमित अंतराल के बाद में बजती रहती है। उसके अंदर ऐसा कोई लगा रखा है जिसे वो हर 45 मिनट बाद में बजती रहती है अपने आप, क्या मिंदर वाली घंटी। उसमें ऐसा कोई सेंसर लगा दिया, ऐसी कोई मशीन लगा दी जो हर 45 मिनट बाद में बजती रहती है। जैसे अपने अलार्म बजता है ना, जैसे अपन सुबह 6 बजे का 5 बजे का अलार्म लगा देते हैं तो अलार्म बजता है ना, उसी प्रकार ऐसा इसमें भी कुछ लगा रखा है जो हर 45 मिनट के बाद में वो घंटी अपने आप बजती है। तो आगे देखो क्या है, कह रहा है कि पिछली जो घंटी बजी थी वो 5 मिनट पहले बज गई थी। क्या कह रहा है कि जो पिछली घंटी बजी थी वो 5 मिनट पहले बज गई। अब आपकी एक बात समझ में नहीं आएगी, 5 मिनट पहले किससे बजी थी, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ो। क्या कह रहा है कि अगली घंटी सुबह जब बजेगी वो बजेगी 7:45 पर। तो पुजारी ने यह सूचना कितने बजे दी थी। तो देखो आप एक बात बताओ, जो अगली अब घंटी बजेगी वो बजेगी आपकी 7:45 पर, और आपको जब पिछली कब बजी थी वो निकालनी है। तो इसमें से आप क्या कर दो, 45 मिनट माइनस करोगे तो आपके पास में जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 7 बजे। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास में 7 बजे। 7:45 पर इसने क्या बोला है कि अगली घंटी 7:45 पर बजेगी, ठीक है। और तो इसका मतलब जब आप 45 माइनस करोगे तो पिछली घंटी आ गई। लेकिन अब एक लाइन दे रखी थी कि पिछली घंटी 5 मिनट पहले बज गई थी। ये पुजारी ने किसको बोला था, पुजारी ने एक भक्त को बोला था कि मंदिर की जो घंटी है वो हर 45 मिनट के नियमित अंतराल के बाद में क्या करती रहेगी, बजती रहेगी। और पिछली जो घंटी है वो 5 मिनट पहले बज गई थी। किससे पहले बज गई थी, उसके पुजारी के कहने से पहले। और अब ये पूछ रहा है कि पुजारी ने यह सूचना कितने बजे दी थी, किसको, भक्त को। तो एक बात बताओ,
ये जो पुजारी ने जब सूचना दी थी ना, उससे ये 5 मिनट पहले बज गई होगी। इसका मतलब पुजारी ने बोला कब होगा? पुजारी ने बोला होगा 7:05 पर। पुजारी ने 7:05 पर एक बात कही थी कि जो घंटी बजी थी वो 5 मिनट पहले बज गई थी, क्योंकि 7:05 आपको क्या निकालना है, ये दोनों चीज आपको देर की है। 7:45 आपको देर का है, इसमें से आप 45 माइनस करोगे तो आपके पास में जो करेक्ट आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 7 बजे आ जाएगा। अब आपको तो इसने कह दिया कि 5 मिनट पहले बजी थी, तो ये पुजारी ने बात कब कही थी? पुजारी ने ये बात कही थी 7:05 पर, और 7:05 में से क्या ये 5 मिनट पहले है कि नहीं है? 5 मिनट पहले कब होगा? 7 बजे। तो आपको ये पूछा था कि पुजारी ने ये जो सूचना दी थी, ये इंफॉर्मेशन दी थी, ये कितने बजे दी थी? तो इसका आंसर आएगा 7:05। तो आपका जो करेक्ट आंसर हुआ वो करेक्ट आंसर हुआ 7:05 आपका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन था आपका 24 नंबर। और लास्ट क्वेश्चन देखो आपका, ये रहा 25 नंबर क्वेश्चन। ये इस चैप्टर का पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो ये इनके कोड दे रखे हैं, MB और S के क्या दे रखे हैं? कोड है। तो आपको पता चल गया कोड है, तो आपको क्या लॉजिक लगाना है। तो देखो क्या लॉजिक लगाओगे, आपको एक वर्ड दिया है, M दे रखा है, B दे रखा है और S, इनके बीच में क्या रिलेशन लगाए ताकि आपका आंसर आ जाए? O, D और U, क्या लॉजिक लगाओगे? आप देखो इन दोनों के बीच में जो लॉजिक आपका लग जाए वो का वो लॉजिक आप लगाओगे B के बीच में, R के बीच में और L के बीच में। ठीक है, फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन। टोटल इस पेपर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं एनालॉजी के और सीरीज के क्वेश्चन आपको पूछे गए। यहां पर देखो आपको क्या करना है, जो ये M आता है वो कितने नंबर पर आता है? M आता है 13 नंबर पर, और B कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर। S कितने नंबर पर आता है? 19 पर। अब देखो O कितने नंबर पर आया? O आया है 15 पर, और D कितने पर है? 4 पर, और U कितने पर है? 21 पर। U कितना पर है? 21 पर। तो एक बात बताओ आप, 13 से 15 कितना जुड़ा है भाई? 2। अब देखो ये दे रखा है B 2 पर और ये D 4 पर, तो फिर से कितना जुड़ा है आपके पास में? 2। 19 से 21, ये 19 से 21 कितना जुड़ा है आपके पास में? 2। हर अक्षर के अंदर कितना कितना प्लस हो रहा है? तो हर जगह आपके पास में प्लस हो रहा है 2 2 2। तो इसी प्रकार मतलब इन दोनों वर्ड के बीच में जो रिलेशन आपको दे रखा है, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन ये है कि हर अक्षर के अंदर आप कितना प्लस कर दो? 2 प्लस कर दो। तो इसी प्रकार यहां पर भी कर दो, इसके अंदर भी। तो देखो B कितने नंबर पर आएगा? 2 पर। R कितने पर आएगा? 18 पर। L कितने पर आएगा? 12 पर। इन सब के अंदर आप कितना कितना प्लस करो भाई? 2 2 प्लस करो। तो देखो आप B के अंदर 2 जोड़ोगे तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। 4 पर 4 पर क्या आएगा भाई आपके पास में? D आपका करेक्ट आंसर है। 18 के अंदर 2 जोड़ो, 18 और 2 कितने हो जाएंगे? 20, और 20 पर आपके पास में कितना आएगा? T। अब L के अंदर 2 जोड़ो, 12 और 2 कितने हो जाएंगे? 14, और 14 पर क्या आएगा आपके पास में? N। सबसे पहले इनके आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। यदि आपको सीक्वेंस याद नहीं है तो आपकी बात नहीं बनने वाली है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आया है वो करेक्ट आंसर आ गया D, T और N आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देख लो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या? ये दे रखा है D, T और N, आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ये आपका पेपर था सैनिक स्कूल का, जो 2020 का जो पेपर था आपने सॉल्व करके देखा है। न तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, न बहुत ज़्यादा सरल था, एकदम ठीक पेपर था। और आपको पता चल गया होगा कि किस पैटर्न का पेपर है, किस लेवल का पेपर आएगा, इसलिए अपन ने इस पेपर को सॉल्व करके देखा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।